19 अक्टूबर 2020 रविवार को महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े और सीनियर नेता एकनाथ खड़से अचानक मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि वे भविष्य में बीजेपी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्किल में अक्टूबर की शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ खड़से बीजेपी से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और इसके लिए वो आने वाले दिनों में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बात इतनी बढ़ी कि ये बात भी होने लगी कि अब तो एकनाथ खड़से पिछले हफ्ते के गुरुवार को ही एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीति का नियम है कि यहाँ आग का तो मोल होता ही है, धुएं का उससे भी ज़्यादा मोल होता है, बल्कि कई बार तो धुआं लोग दिखाकर कहीं ज़्यादा बड़ी सौदेबाजी कर लेते हैं। एकनाथ खड़से के बीजेपी छोड़ने का धुआं उठा तो तुरंत महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सामने आए और उन्होंने ऐसी किसी कयासबाजी का खंडन कर डाला। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अभी तक ना तो उन्हें एकनाथ खड़से का इस्तीफा मिला है और न ही इस बारे में उनको कोई जानकारी दी गई है। इसके बाद फिर मामले पर लीपापोती शुरू हुई और सबसे पहले इस पर रंग चढ़ाने का काम खुद एकनाथ खड़से को लगाया गया। इसी रंग भरो अभियान के तहत रविवार को एकनाथ खड़से मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी से कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ये सब कयासबाजी है। लेकिन अंदर की खबर ये है कि इन दिनों महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसकी वजह से इकलौते एकनाथ खड़से ही नहीं, आने वाले दिनों में बीजेपी के कई सिटिंग विधायक भी कमल की पंखुड़ियों जैसे टूटकर गिर सकते हैं। जाहिर है कि शरद पवार को ये साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कमल का फूल अब मुरझा चुका है। तो अब उनकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी काम की पंखुड़ियों को एन उसी तर्ज पर अपने काम में ले आया जाए जैसे कि अभी तक बीजेपी अलग अलग राज्यों में करती रही है। महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बेहद गर्म है कि इसी की एक कड़ी एकनाथ खड़से हैं। सालों पहले बने दल बदल कानून का साल 2014 से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मखौल उड़ाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही रही है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है या कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है या फिर वो सदन या पार्टी के खिलाफ वोट करता है या खुद को वोटिंग से अलग रखता है या 6 महीने बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। यहाँ पर एक पेंच ये है कि अगर किसी पार्टी के एक साथ 2/3 सांसद या विधायक, पहले ये संख्या 1/3 थी, पार्टी को छोड़ते हैं तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें अपनी पार्टी बनाने की परमिशन नहीं है। हाँ, वो किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए कि बीजेपी ने इस कानून का कैसे कचूमर निकाला। पहले तो उसने गोवा में सरकार बनाने में ऐसे ही खेल किया, फिर उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 24 विधायकों से पहले तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलाया, फिर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिलाया और फिर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कमोबेश यही खेल बीजेपी 2014 से खेलती आ रही है। राजस्थान में उसने पूरी कोशिश की, कर्नाटक में भी हमने इस खरीद फरोख्त का खुला खेल फर्रुखाबादी देखा। अब और तो और जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही थी तब भी बीजेपी एनसीपी के विधायकों से खरीद फरोख्त कर रही थी और विधायकों को बस से इधर उधर और उधर से इधर ले आया जा रहा था। मगर अब यही खेल शरद पवार ने बीजेपी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार को और मजबूत बनाने और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में मजबूती से खेलने के लिए शरद पवार की नई बढ़त है, जिसने कि महाराष्ट्र की बीजेपी में खलबली मचा दी है। इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों के टूट करके पवार खेमे में आने की उम्मीद है जो वही लोग हैं जो विधानसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के खेमे में चले गए थे, और न सिर्फ चले गए थे बल्कि उसमें से कई जीते भी, और अब बीजेपी में जिस तरह से उनकी भद्द पिट रही है उससे वो बहुत बेहद परेशान है। इसी वजह से चर्चा ये है कि सारे विधायक इन दिनों एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कांटेक्ट में हैं और आने वाले दिनों में इनसे भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलाकर फिर से इन्हें एनसीपी की ओर से उपचुनाव में खड़ा किया जा सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार की कोशिशें अगर परवान चढ़ीं तो वहां बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। पिछले साल जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे तो पहली नज़र में माना जा रहा था कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन सत्ता में आराम से वापसी करने वाला है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। इस वजह से चुनाव से पहले इन दलों के कई नेताओं ने पाला बदलकर बीजेपी और शिवसेना ज्वाइन की थी।
इनमें से कुछ को टिकट भी मिला और वो विधायक भी चुने गए। नतीजा आने के बाद का जो घटनाक्रम रहा उसमें बीजेपी से सत्ता से दूर हो गई। इस वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी में बाहर से गए नए लोगों का वहाँ दिल नहीं लग रहा है। वहीं बीजेपी के कुछ पुराने विधायकों के भी अलग अलग वजहों से संतुष्ट न होने की बात कही जा रही है। इस गेम में उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हें विधान परिषद के लिए राज्यपाल कोटा से 12 लोगों के नाम फाइनल करने हैं। हालांकि उनकी इसी मसले पर इसी साल जून में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से काफ़ी तनातनी हुई थी। वैसे भगत सिंह कोश्यारी से तनातनी अब भी जारी है। इस प्रकरण में खास बात यह है कि अमित शाह ने भी कहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने शब्दों का चयन सही से करना था। राज्यपाल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी में धर्मनिरपेक्षता विरोधी तक लिख डाला था। अमित शाह का ऐसा कहना ये बताता है कि पूंछ तो दबी हुई है। ये पूंछ किस तरीके से और दबाई जा रही है उसकी मिसाल मुंबई मिरर में 14 अक्टूबर को छपी एक खबर है। ये खबर बताती है कि ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का प्लान है कि वो एकनाथ खड़से को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दें। इसके पीछे वजह ये कि खड़से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं और ये बात वो अपनी बातचीत में छुपाते भी नहीं हैं। हालांकि इसी खबर में आगे बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार खड़से का नाम एनसीपी की रिकमेंडेशन लिस्ट में था जो उसने विधान परिषद के लिए भेजी थी। अगर उनका नाम आगे बढ़ाना है तो महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों को बढ़ाना होगा। बहरहाल अगर खड़से विधान परिषद में नॉमिनेट हो जाते हैं तो पिछले हफ्ते भर के अंदर देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे की ये दूसरी सबसे बड़ी चोट होगी। इससे पहले ठाकरे ने आर्य कॉलोनी वाले मामले में फडणवीस सरकार के फैसले को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया था। अगर खड़से विधान परिषद में आ गए तो उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करने में वो बखूबी कर सकते हैं। और जिस तरह का फडणवीस और खड़से का 36 का आंकड़ा है, अगर खड़से ये काम खुशी खुशी करें तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। वहीं एनसीपी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे नई और सबसे पहली शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। एनसीपी एलजीबीटी सेल का गठन करने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। कमाल की बात तो ये कि इतनी बड़ी खबर नेशनल मीडिया से छुपी रह गई। दरअसल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में इस महीने के पहले सोमवार को एलजीबीटी सेल के कामकाज की औपचारिक शुरुआत कर दी है। सुप्रिया सुले ने बताया कि उन्हें लगा कि एलजीबीटी समुदाय को समान अधिकारों की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक अलग सेल बनाया है। हर राजनीतिक पार्टी की तरह ही एनसीपी के पास भी अलग अलग समुदायों के लिए कई प्रकोष्ठ हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में एलजीबीटी भी एक प्रकोष्ठ बन गया है। जयंत पाटिल ने बताया कि एनसीपी ने एलजीबीटी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकोष्ठ को बनाया है।